हमें जो एसेट की क्लासिफिकेशन देख लो, एसेट तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एसेट आते हैं नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो ऐसे तीन तरह के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट और क्या होते हैं करंट एसेट्स। है नॉन करंट एसेट्स जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स, विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब जो नॉन करंट एसेट जो होते हैं ना, वो आगे हम क्लासिफाई करते हैं दो चीज़ों में। नॉन करंट एसेट जो क्लासिफाई करते हैं आगे क्लासिफाई करते हैं दो चीज़ों में। क्या? एक फिक्स एसेट और एक इन्वेस्टमेंट। एक फिक्स एसेट और एक क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट्स। एक होता है जो फिक्स एसेट्स और एक क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट। एक होता है फिक्स एसेट और एक क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट। है जो फिक्स एसेट्स विच इज इन्वेस्टेड जो हमारे इन्वेस्ट होते हैं, विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होते हैं उसे फिक्स एसेट बोलते हैं। विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट विच इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, द मनी इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, मनी इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। टेंजिबल एसेट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। टेंजिबल एसेट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। टेंजिबल एसेट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है किसके अंदर? टेंजिबल और इनटेंजिबल में। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट क्या होता है? विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उसे टेंजिबल एसेट कहते हैं। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लाइव स्टॉक, intangible assets which do not have physical existence. Which do not have physical existence. Goodwill, patent, copyright. Goodwill, patent, copyrights. ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल लिख लेना। फिक्स डिपॉजिट्स, वो जो आपको बता दूं इसके ऊपर ना आपका ना केस स्टडी आने के चांस है। तो मैंने आपको 3 स्कूलों में भी तीनों इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट ये का क्वेश्चन नहीं आने वाला, केस स्टडी आएगी। क्या आएगी? अगर आपने आधारशिला रायन वगैरह पेपर देखा हो तो उसके अंदर केस स्टडी कराई हुई है मैंने। तीनों पेपर में केस स्टडी आई हुई है। क्लासेस राइटर कौन है, वो कौन है, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है, या अगर आपने देखा हो तो इस टॉपिक पे केस स्टडी आने के ज़्यादा चांस है। तो क्लिक कृपया करके तीनों जितने भी पेपर्स हैं उनकी केस स्टडी कर लेना। चैप्टर 2 में केस स्टडी आने के चांस है। हाँ जी। फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स इन अदर कंपनीज, जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी। तो इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आएगा, जो क्लासिफिकेशन एसेट एंड लायबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन केस स्टडी में आएगा। कैसे आएगा?
यहाँ से ज़्यादा या तो केस स्टडी में आएगा या एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है, इस साल का ट्रेंड चल रहा है वो केस स्टडी चल रही है। क्या चल रही है? तीनों पेपरों में केस स्टडी आई है। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म में भी कराई थी आपको केस स्टडी, तो वो फर्स्ट टर्म वाली केस स्टडी करके चले जाना, पेपर में भी आ रखी है केस स्टडी, वो करके चले जाना, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, डिबेंचर, मैं आता हूँ 2 पेपरों में तो सेम केस स्टडी और चॉइस भी 2 केस स्टडी में चॉइस थी और सेम चॉइस। हाँ जी, यानी पेपर ना हर, हाँ अपना आधारशिला में रायन में आप देख लेना। हाँ जी, वो जो गोल्ड, सिल्वर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब इन्वेस्टमेंट होती है। ये सब क्या होती है? इन्वेस्टमेंट से होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वही बॉन्ड्स, वो सिक्योरिटीज को भी बोलते हैं। तो करंट एसेट्स पे आ जाना। सही, सारा नॉन करंट। अब आ जाओ सर करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स आर those which is convertible into cash within 12 months, which is convertible into within 12 months, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। करंट एसेट्स आर दोज व्हिच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स और हुज बेनिफिट एग्जॉस्ट विद इन 12 मंथ्स, और हुज बेनिफिट एग्जॉस्ट विद इन 12 मंथ्स, जिसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा 12 महीने के अंदर अंदर। एग्जाम्पल, कैश, बैंक, डेटर, BR, prepaid expenses, marketable securities, cash, bank, debtor, BR, prepaid expenses, marketable securities। वो जो फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू में सेम होते हैं, जैसे मैं फिक्टिशियस एसेट में लिखवा रहा, फिक्टिशियस एसेट आर लॉसेस बट उनके बेनिफिट जो होते हैं लॉसेस और एक्सपेंसेस, लेकिन उनका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स होने होते हैं, इसलिए उन्हें एसेट ट्रीट करते हैं और धीरे धीरे लॉस मानते हैं। एग्जांपल वही है अमाउंट स्पेंट ऑन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस, इसलिए वो नहीं लिखवा रहा, सेम है। लायबिलिटीज पे आ जाना। लायबिलिटीज 2 तरह की होती हैं। लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और एक क्या होती है? करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और एक होती है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जो लायबिलिटीज 2 तरह की होती है नॉन करंट लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी। जो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, जो हमें 12 महीने के बाद पे करनी होती है, विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। एग्जाम्पल, बैंक लोन। एग्जाम्पल है बैंक लोन। ये है विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। बैंक लोन ही तो लिखा है, और क्या लिखा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक लोन एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन? प्लीज टेल मी। सर विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। एग्जाम्पल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, BP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम इन एडवांस। तो जो मेरी आपसे गुजारिश है, ये तो अच्छी तरह पढ़ लेना, साथ में 2-3 केस स्टडी जरूर करके जाना। एक TS ग्रेवाल के पीछे केस स्टडी है जो मैंने पिछली बार कराई थी फर्स्ट टर्म, वो कर लेना। इसके बाद तीनों स्कूलों में पेपर रायन, आधारशिला, दो पेपरों में तो सेम ही केस स्टडी है, 2 केस स्टडी है चॉइस में है, वो कर लेना। ठीक है जी, सेम केस स्टडीज आ रखी है दोनों पेपरों में। भेजी हुई है ग्रुप पे, देखो आप ग्रुप पे, आप कब से हो? स्टार्टिंग से आपने ज्वाइन किया था फर्स्ट क्लास से। मैं और कोई मैं जान यहाँ पे और कोई बच्चा, एक ये स्टार्टिंग से है, एक ये बच्चा स्टार्टिंग है, 4 बच्चे हैं स्टार्टिंग से पहली क्लास से अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह चलता है ना, आपको सब कुछ है। बाकी बात फिर हो सकता है यार ये वाला ना हो क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं था। हाँ सर, ग्रुप पे ऑलरेडी भेजी हुई है। जो चीज़ आपको सर्च करनी पड़ेगी मेरे को भी सर्च करनी पड़ेगी।
सर ग्रुप में सब कुछ है, ऑल इज इन द ग्रुप, सब कुछ ग्रुप पे है। अरे भाई ग्रुप पे है तो चैप्टर 2 तक आ गया था, मुझे याद है। आज आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर 2 भी करा दिया भाई, अब क्या रह गया? चैप्टर 1 हो गया कल, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, 5 हो गया, अकाउंटिंग विषय हो गया ना। 6 कौन सा है? रूल्स एंड डेबिट करा दिया। 7 है वाउचर, कराऊं वाउचर? एक वाउचर के अलावा और कौन रहता है? ट्रायल बैलेंस क्या? तो वो वाउचर में है, वाउचर में है। क्या करा है सर? वाउचर है। हाँ जी सर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर में है। हाँ जी करा देता हूँ। लो जी वाउचर की थ्योरी आप बताओ मैडम, कौन सा रह गया? हाँ और कोई रह गया? एक और कोई रह गया भाई, बता दो। ट्रायल बैलेंस रह गया। लो जी पहले ट्रायल, चलो जी आखिरी करा देते हैं ट्रायल बैलेंस। और कोई रह गया ट्रायल बैलेंस? हाँ जी मैडम कुछ कह रहे हो आप? हाँ बोलो सर, क्या आता है ट्रायल बैलेंस बताओ। हाँ इट इज अ स्टेटमेंट। हाँ ये पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। डेफिनेशन कर लो जी, इट इज स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है ये, इट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। मैडम इट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स which check arithmetical accuracy, which check arithmetical accuracy, ये चेक करती है arithmetical accuracy। It is statement accounts which check arithmetical accuracy, that is debit equals to total of debits is equals to total of credit। ऑब्जेक्टिव और ट्रायल बैलेंस क्या होता है? हाँ जो ऑब्जेक्टिव और ट्रायल बैलेंस, पहला टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लिख देना, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अरे भाई सब कुछ करा दे, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। और क्या रह गया? हाँ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। और बोलो सर। फाइनल अकाउंट से तो चलती है क्या? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बताओ सर। वो तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलता है जो आप बस दो बहुत है। ठीक है जी, चार में आ जाओ। कैश बुक की बता दूं जी, कैश बुक में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बट इस 3 बनते हैं, 3 कर हो गया जो ये नोट हो गया। ओके इरेजिंग। कैश बुक में एक क्वेश्चन बनता है जो कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री एज वेल एज लेजर। एक्सप्लेन। कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री एज वेल एज लेजर। एक्सप्लेन। तो जो कैश बुक है वो प्राइम एंट्री भी कहते हैं, सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, जर्नल भी कहते हैं। तो आप बता दोगे कैश इट इज कॉल्ड बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इट इज कॉल्ड बुक ऑफ प्राइम एंट्री या सब्सिडरी बुक या जर्नल बिकॉज इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, या कह सकते हो सब्सिडरी बुक और जर्नल बिकॉज all cash and bank transactions, all cash and bank transactions, all cash and bank transactions are recorded in this
first and post it to the ledgers and post it to the ledger, respective ledgers from it. It is called ledger because it is prepared in the form of ledger. It is called ledger. It is called ledger because it is prepared in the form of ledger. इन लेजर की फॉर्म में बनता है. It's called ledger because it's prepared in the form of ledger. After preparing it, no need to prepare cash and bank account. After preparing cash book, no need to prepare cash and bank account. आगे चलो क्या? इरेज कर दूं? हो गया नोट? तीन चार नहीं दिया सर. आप दे रहे हो? हाँ जी, रेज कर दो. हो गया नोट? हाँ जी, रेज कर रहा हूँ. जो अगला पॉइंट देखो जी. क्या करा रहा था मैं? हाँ नहीं बाउट. हाँ सर, आपको यही नहीं पता मैं क्या करा रहा हूँ, तो आपको क्या होगा सर? मैं कैश बुक करा रहा हूँ, उसके थ्योरी करा रहा था. आप वाउचर पे आपका ध्यान है सर. ऐसे मजा, ऐसे कार्टून कैरेक्टर मजा आते हैं सर. कॉन्ट्रा एंट्री इज एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री इज एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक. Contra entry is the entry which is recorded in both side of cash book. It is denoted by sign C. It is denoted by sign C in ledger folio column. Example. जो example क्या है? Cash deposited into bank, cash deposited into bank and cash withdrew from bank. कैश जमा कराया बैंक में और कैश विड्रू फ्रॉम बैंक. हाँ जी, आगे चलते हैं. इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम जो क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम इट इज अ सिस्टम जिसमें एक फिक्स अमाउंट ना. इम्प्रेस सिस्टम होता है जिसमें एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है पेटी कैशियर को. जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एट द फिक्स एंड ऑफ फिक्स पीरियड, इट इज रीइंबर्स्ड टू द पेटी कैशियर. जैसे हमने 1000 रुपये दिए उसे, उसने खर्चे किए 700 रुपये, बैलेंस कितना बचा? तो वो
कितने रियम्बर्स हो जाएंगे अब 700, जितने खर्चे हुए वो रियम्बर्स हो जाते हैं। इट इज अ सिस्टम in which a fixed amount, it is a system in which a fixed amount is given to the petty cashier. It is a system in which a fixed amount is given to the petty cashier, and after that period, whatever is the expenses, जितने भी खर्चे होते हैं ना, वट एवर इज द एक्सपेंसेस, इट इज रियम्बर्स टू द पैटी कैशियर आफ्टर दैट पीरियड। तो मुझे ये समझ लो, इसमें क्वेश्चन एक मैंने देखा पेपर में क्वेश्चन भी आ रखा था, उसमें डिफरेंट खर्चे दे रखे थे। इम्प्रेस सिस्टम है 1000, उसका रेंट इतना दिया, सैलरी इतना दिया, तो इतना दिया, उन सबको ऐड करो खर्चों को, 1000 में से वो खर्चे माइनस करो, लेट्स से 700, तो रह गया 300। उससे पूछो रियम्बर्समेंट कितनी होगी, जितने खर्चे हैं उतने रियम्बर्स हो जाएंगे, जितने खर्चे हैं उतने। तो बच्चों मैं तो टीचर क्या कर रही है आजकल, स्मार्ट हो गए टीचर, वो ना थ्योरी नहीं देते, वो थ्योरी को ना प्रैक्टिकल के रूप में दे देते हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे पुराने टाइम में 2-3 साल पहले तक, पिछले साल तक या उससे पिछले साल तक थ्योरी आती थी व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम, आजकल ये नहीं आ रही व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम, आजकल थ्योरी को प्रैक्टिकल फॉर्म में बदल के दे देते हैं। वो कह देते हैं, जैसे मैंने देखा क्वेश्चन रियलिटी में आधारशिला या रायन में आया हुआ है, उन्होंने कहा कि एक बंदे को हमने पैटी कैशियर को दिया 5000 रुपये, ये खर्चे हुए, बताओ वो कितना रियम्बर्स होगा, खर्चों को टोटल करके बता देना, ये रियम्बर्स होगा, बस खत्म। समझ आ गई बात। देखना क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखे हो, देखे आप ध्यान ना, कौन से पेपर में, केंद्रीय विद्यालय में। सर मैं बता तो रहा हूँ, ये तीनों पेपर जो बने हैं ना, आधारशिला का पेपर जो बना है, रायन का पेपर बना है, और उससे तीनों केंद्रीय विद्यालय के पेपर से बने हैं। तो प्लीज केंद्रीय विद्यालय का पेपर तो कर ही लेना, बाकी ये 3 पेपर देख लेना, 6 पेपर हो चुके हैं। आगे चलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इस वक्त ना आपको कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ क्या करना चाहिए, सैम्पल पेपर, जो 3 पेपर स्कूलों के पेपर, तो सैम्पल पेपर केंद्रीय विद्यालय और ये जो आ रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगला पॉइंट देखिएगा। हाँ अब आ जाइए, कौन सा चैप्टर आ गया भाई, जीएसटी सर का है, सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद 10 वाउचर करा रहा हूँ मैं छुट्टी। हाँ जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मुझे गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका ना किसके ऊपर लगता है, किस पॉइंट पे लगता है, कंजम्पशन पे लगता है। जो बंदा कंज्यूम कर रहा है ना, हाँ, इट इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, इट इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर पे लगता है, जो कंजम्पशन पे लगता है, अल्टीमेट कंजम्पशन पे लगता है। जो बंदा कंज्यूम कर रहा है ना, उसे जीएसटी पे करना होता है। जो बंदा ट्रेडिंग के लिए गुड्स, इट इज नॉट लेवी ऑन, इट इज ऑन अल्टीमेट कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो ये अल्टीमेट कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे लगता है। इट इज नॉट पेड बाय ट्रेडर और बिजनेसमैन। ये पे नहीं किया था ट्रेडर और बिजनेसमैन को द्वारा, जिसको कंज्यूम कर रहा है ना वो पे करता है, गौर, ठीक है। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो वैल्यू पे लगता है। और बताओ सर। हाँ जी सर, इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे जीएसटी से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। ड्यू टू जीएसटी इकोनॉमी इज एक्सेलरेटिंग, जीडीपी बढ़ रहा है आपके देश का, इकोनॉमी एक्सेलरेट कर रही है। इकोनॉमी एक्सेलरेट कर रही है, और क्या हो रहा है, हाँ जी, वन नेशन वन टैक्स है, जिस वजह से एक वन नेशन वन टैक्स, जिस वजह से आपकी वन मार्केट हो गई है, पूरी देश वन मार्केट बन गई है, जिसमें सेम प्राइस मिलता है आपको, ठीक है। इससे प्राइसेस ऑफ गुड्स रिड्यूस हुए हैं, एफडीआई, क्योंकि फॉरेनर्स को ना हमारे देश में इसलिए नहीं आते थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेसिटीज थी, तो फॉरेनर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, फॉरेनर अट्रैक्ट हो रहे हैं, एफडीआई आ रहा है इस टैक्स से। कास्केडिंग इफेक्ट हटा है कि पहले बहुत सारे टैक्सेशन लगते थे, डबल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन थी, वो हटा है, तो कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ है। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, जो डबल टैक्सेशन लगता था वो काफी हद तक कम हो गया, ठीक है। जो ये हमारी थ्योरी है। अब हम वाउचर की थ्योरी में भी आपको आखिरी करा रहा हूँ, जिन्होंने वाउचर की थ्योरी नहीं करनी है चल जाए। वाउचर्स लास्ट
देखो जो मैंने सब कुछ करा दिया है आपको 2 दिन में। क्लास ले रहा हूँ, जैसे क्लास खत्म होगी बता दूंगा। हाँ मैडम नहीं कर रहे वाउचर, कराऊँ जी? इरेजिंग 10 मिनट में खत्म मैडम। थ्योरी तो करानी है। कास्केडिंग और इफेक्ट रिड्यूस, कास्केडिंग इफेक्ट और टैक्स रिड्यूस बिल्कुल लगता है सर। हाँ सर, किन किन पे नहीं लगता बताओ? ये मैं लिखवा रखा है किन किन पे जीएसटी लगता। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, इन चीज़ों में लगता। इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस नहीं कर रहे। जा रहे हो? जा रहे हो? लाओ जी, आओ जी, वाउचर करें जी। मुझे मैं आता हूँ वाउचर में भी जो आना है ना, 2 ही आने हैं, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। वही करा दूँ, बाकी मत कराऊँ। चलो सारा एक सबको बता देता हूँ। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हाँ जी, कैश मेमो, कैश मेमो, इनवॉइस या बिल, रिसिप्ट, पेन स्लिप और सोर्स डॉक्यूमेंट। बस ये है चैप्टर। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। लाइव जिंगल आला। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। तो डेबिट नोट, जो डेबिट नोट किस चीज़ का एविडेंस होता है कि पार्टी नेम इट इज डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों थ्योरी सुन लो, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की थ्योरी आनी है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आजकल ये नहीं आता, पुराने जमाने में आता था बट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आजकल नहीं आता। ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी आती है, सुनना ध्यान से। डेबिट नोट इज एविडेंस दैट द पार्टी नेम इट इज डेबिट इन द बुक्स अकाउंट। डेबिट नोट इज एविडेंस दैट द पार्टी नेम इट इज, हाँ हमने उस बंदे को डेबिट कर दिया। देखो जो मान लो मैंने सेल्स की, मैंने ना सेल्स की निधि को, निधि टू सेल्स, सॉरी परचेज की निधि से कर लेते हैं, परचेज टू निधि। तो बच्चों जब ना परचेज करते हैं निधि से, तो इसका एविडेंस क्या होगा? इन उधार में किया तो बनता है इनवॉइस या बिल। क्या बनता है? ठीक है, जब अगर हम बात करें कि इनवॉइस और बिल का बनता है, इट इज एविडेंस फॉर, इट इज एविडेंस फॉर क्रेडिट परचेजेस, इट इज एविडेंस फॉर क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स। तो अगर जो क्रेडिट परचेज है या क्रेडिट सेल्स है, तो उसका एविडेंस क्या होगा? इनवॉइस या बिल होगा। उसका एविडेंस क्या होगा? इनवॉइस या बिल होगा। तो आपने परचेज की निधि से, तो इसका एविडेंस क्या होगा? इनवॉइस होगा, राइट। इस तरह का आ गया। बताओ इसका, इसके लिए क्या इशू किया जाएगा? अब देखो, तो यानी कि परचेज डेबिट निधि हुआ, तो इसके लिए हमारा जो एविडेंस होगा, वाउचर होगा, वो होगा इनवॉइस या बिल। अब निधि ने ना कुछ गुड रिटर्न कर दिया, निधि ने कुछ गुड रिटर्न कर दिया। एंट्री, निधि को डेबिट किया हमने, तो निधि डेबिट टू परचेज रिटर्न, निधि डेबिट टू परचेज रिटर्न। समझ आ गई बात? निधि डेबिट टू, मैंने परचेज किया निधि से, तो मेरे को निधि क्या इशू मिलेगी? इनवॉइस या बिल। मुझे क्या मिलेगा? इनवॉइस या, ठीक है। तो ये क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स का एविडेंस हो गया। अब क्या हुआ कि मैंने ना निधि को गुड्स वापस कर दिए, तो मैं निधि को क्या इशू करूंगा? डेबिट नोट। क्या इशू करूंगा? कि मैंने आपको डेबिट कर दिया ड्यू टू परचेज रिटर्न। मैं आपको डेबिट नोट इशू करूंगा निधि को कि मैंने आपको गुड्स रिटर्न कर दिया। तो डेबिट नोट क्यों बनता है? परचेज रिटर्न के लिए। किस लिए बनता है? या निधि ने ना मेरे को कह दिया ठीक है आप डिस्काउंट ले लो, निधि ने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो निधि डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, निधि डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, फिर भी क्या बनेगा? डेबिट नोट। क्या बनेगा? समझ आ गया? इफेक्ट क्या होगा डेबिट नोट का? हाँ, ये जो इफेक्ट क्या होगा डेबिट नोट का? इंडेप्टनेस टू द क्रेडिटर्स रिड्यूस। क्या होगा? निधि को जो पालो मैंने निधि से 10,000 के परचेज किए थे, अब क्या हुआ? 1,000 के रिटर्न कर दिए गुड्स, तो इससे निधि का को पैसे अब 9,000 देने होंगे। क्या देने होंगे? समझ आ गया? इफेक्ट ऑफ डेबिट नोट इज दैट इंडेप्टनेस टू द क्रेडिटर्स रिड्यूस। समझ आ गई बच्चों बात? ये पूछा आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगर आप पेपर देखोगे ना, पेपर में एक इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि हमने डेबिट नोट
मतलब कि उसने बनाया क्या क्वेश्चन कि इस डॉक्यूमेंट के लिए